हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान ने ताबड़तोड़ हमले फिर किए हैं इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। और इधर खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों पर इस युद्ध को खत्म कर देना चाहते हैं। वो अब किसी भी कीमत पर इस युद्ध से भाग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये वहां पर अमेरिका के लोगों का दबाव है या फिर जो चौतरफा घिरे हुए हैं और जिस तरीके से अमेरिका को सैन्य नुकसान हो रहा है, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, संसाधनों का नुकसान हो रहा है, ये उसका दबाव है। लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस लड़ाई को बता रहे हैं कि ये कब खत्म होगी इसकी हम घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से परेशान भी है कि अमेरिका कभी भी इस युद्ध से हाथ खींच सकता है और अगर उसने हाथ खींच लिया तो फिर इसराइल का क्या होगा। पूरी तरीके से तबाही के कगार पर पहुंच चुका है इसराइल। अगर अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। इसको लेकर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त एक बगावत देखने को मिल रही है। वहां की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इधर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले फिर किए हैं इसराइल पर और इसके अलावा जो अमेरिकी ठिकाने हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान के कई शहरों पर हमले किए हैं। क्या कुछ हमलों की ताजा जानकारी हो बताते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अगर पीछे हट जाता है तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई खत्म हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के बाद फिर इसराइल बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, अब ट्रंप साहब जो है वो घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं और अब तो ये खबर आई है कि उन्होंने कह दिया है अपने जो प्रशासन के सहयोगी हैं कि हॉर्मुज खुले या बंद रहे, कुछ भी हो, अब हम जो है इस युद्ध को खत्म करके वहां से भागेंगे, बाद में देखा जाएगा। हॉर्मुज जो है जिसको जरूरत हो हॉर्मुज वो खोले, अब हम इस लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, ये कहा, मतलब उन्होंने अपने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमले भी जो हैं दोनों तरफ से जारी हैं और इजराइल के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं ईरान की तरफ से और काफी नुकसान वहां हुआ है। इधर जो इस्फहान है वहां एक हमला हुआ है, रात भर जो B-2B बॉम्बर है उससे हमले किए गए। ट्रंप ने उस वीडियो को खुद शेयर किया कि इस्फहान पे हमला हुआ है, लेकिन समझा जा रहा था कि किसी मिसाइल जो बंकर है उस पर हमला हुआ। लेकिन जो WS है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने रिपोर्ट दी है कि ये एक गोला बारूद का डिपो था, उस पर हमला हुआ है, मिसाइल जो थी वो उस बंकर नहीं है। तो ये यानी जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ, तो गोला बारूद जो उस पर हमला करके ट्रंप साहब लौट आए हैं। जी हाँ, ये बताने के लिए कि हमने जीत ली और हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। हाँ, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, उसकी तस्वीरें जो है उन्होंने पोस्ट की हैं। तो ये उसका वो लेना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जो है समीर जी, लगभग इस्फहान जो उसकी 23 लाख की आबादी है और यहीं पर बदर मिलिट्री एयरबेस भी है और रात में जो इस पे हमला हुआ काफी इसके लपटें हुई ऊपर तक काफी देखी गई। लोगों ने इसके वीडियो थे वो भी अपने कैमरे में कैद की। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि गोला बारूद का डिपो था। इधर तेहरान में जो है जो हमला किया गया तो उसके बाद वहाँ बिजली चली गई और उसके बाद जो फिर वहाँ जो बिजली के इंजीनियर हैं उन्होंने 2 घंटे के अंदर बिजली को बहाल कर दिया फिर से। ये फिर हुआ। इधर दक्षिणी लेबनान में हुई झड़पों में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सेंसरशिप कार्यालय जो इजराइल का उससे मंजूरी मिलने के बाद हिब्रू मीडिया में उनकी तस्वीरें और खबरें प्रकाशित की गई हैं। 4 को स्वीकार कर रहा है, कितने मरे हैं ये तो इजराइल जाने, पहले 4 को उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये भी बड़ी खबर है अमलेंदु जी कि अब 4-5 सैनिकों के मरने की खबर भी इसराइल का आधिकारिक रूप से वो स्वीकार कर रहा है। किसने मारे? हिजबुल्लाह ने मारे हैं। जी हाँ, एक मिलिशिया ने मारे हैं, किसी सेना ने नहीं, एक मिलिशिया ने मारे हैं। तो ये साफ समझा जाता है। इधर यूएन की जो वहाँ शांति सेना है UN फिल, उसके 3 सैनिकों को इजराइल ने मार दिया है। उसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इधर जो है ये यरूशलेम, बेत शेमेश और कब्जे वाले इलाकों में 241 जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं और वहां जबरदस्त तरीके से सायरन बज रहे हैं। और जो अंदाजा है IDF का कि 70,87,000 लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। यानी अब ये कितनी बड़ी तादाद जो वो भेजी गई है। इधर एयर डिफेंस इंटरसेप्शन के मलबे से लगी आग जो है उसमें दुबई में 8 लोग जो है घायल हो गए हैं। और ये मलबा जो गिरा तो वो इसने हमला किया था ईरान ने, उस पर आया। तो दुबई का जो मीडिया ऑफिस है उसने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए बताया है कि अलबदा में खाली पड़े घर में लगी आग पर यह कार्रवाई हुई। ये आग एयर डिफेंस इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे के कारण लगी थी। और उन्होंने बताया कि घर में मौजूद 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। और इधर जो इराक में सुलेमानिया स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उस पर ईरान ने हमला किया है। वो यूनिवर्सिटी
के खबरें आने की वो तबाह हो गया। अब ये कल ही चेतावनी दी थी ईरान ने कि अगर वह जब उसके नागरिक ठिकानों पर, अस्पतालों और स्कूलों, विश्वविद्यालयों पर जो हमले किए हैं अमेरिका ने, अगर उसको लेकर खेद नहीं जताता है तो फिर तैयार रहे। अब ये दिखा दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से इस्फहान शहर पर नागरिक ठिकानों पर हमले हुए हैं, तो अब ईरान की तरफ से ऐसे हमलों में भी अब बढ़ोतरी लग रहा है कि अब धीरे धीरे देखी जाएगी। बिल्कुल समीर जी, इसकी बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि आप जिस तरीके के हमले करेंगे हम उससे दुगने चौगने उसी तरीके के हमले करेंगे। अब आपने अगर हमारे आयुध डिपो पे हमला किया है तो अब जाहिर सी बात है कि जो इजराइल के और उस पर हमले होंगे तो वो इसी तरीके के होंगे। हालांकि हिजबुल्लाह ने जो है वो इजराइल के आयुध डिपो पे हमला किया भी है। जी हाँ। और उसमें भी काफी सैनिकों को नुकसान पहुंचने की खबरें समीर जी आ रही हैं। इधर IRGC जो है उसने अपने हमलों की 87वीं लहर जो है वो कल रात में जारी की, और उसका जो वक्तव्य आया है उसमें कहा गया है कि इसमें अमेरिकी इजरायली पायलटों के ठिकानों ड्रोन हैंगरों को निशाना बनाया। और आपको याद होगा समीर जी कि हम लोगों ने वो एक वीडियो दिखाया था जो IRGC ने जारी किया था कि जो इजराइल की सेना के पायलट्स हैं उनके फोटो, फोन नंबर, उनके पते जो है वो उसमें जारी करके कहा गया था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो किचन से बाहर चले जाइए। और ये बताया था कि आप हमारे निशाने पर हैं, तो अब ये उन्होंने उस निशाने पर लगाना शुरू कर दिया है। और IRGC का कहना है कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों पर नए मिसाइल हमलों में अमेरिकी इजराइल कमांड केंद्रों, ड्रोन हैंगरों, पायलटों को छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। IRGC के जनसंपर्क कार्यालय ने कहा कि इमाद, कियाम और खुर्रम शहर 4 के तरल और ठोस ईंधन वाले संस्करणों सहित ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी ज़ायोनी आतंकवादी सैन्य कर्मियों और पायलटों के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ड्रोन हैंगर, हथियार सहायता गोदामों और छिपने के स्थानों पर प्रभावी ढंग से हमला किया था। IRGC के बयान के अनुसार हमले में क्षेत्र में 5 अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के दक्षिण, मध्य और उत्तर में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें हाइफा, खारी, किरमात शमोना, तेल अबीब, वीर शेवा, दिमोना, अल-खारज, जुफर और अन्य स्थान शामिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि यह संयुक्त निरंतर बहुचरणीय अभियान रात में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। IRGC ने दोहराया है कि क्षेत्र में अमेरिकी अड्डे और सेनाएं, साथ ही कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली सैन्य सुरक्षा केंद्र ईरानी के लिए वैध लक्ष्य हैं। इस बीच IRGC के बयान में कुवैत में एक जल विलवीकरण संयंत्र पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए उसे गैर कानूनी, अमानवीय और जायूनी कब्जा करने वाली नीचता और नैतिक भ्रष्टाचार माना गया है। यानी जो कुवैत के जो डिसैलिनेशन प्लान था उस पर हमला ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया। ये क्यों किया? ताकि ये बताया जा सके कि ईरान का हमला कर रहा है। जी हाँ। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा ये हमारा हमला नहीं है और ये नीचतापूर्ण कार्रवाई जो है ये इजराइल की है। हाँ, चूंकि वो समुद्री पानी को वहां पर वो पेयजल में बदला जाता है, डिसलाइनेशन प्लांट जो है, और उस पर हमले की खबर आई थी। लेकिन अब ये भी पता लग रहा है कि इस कुवैत के इस प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने किया था। तो ये लगातार जो अपडेट है, खबरें, जो हमलों की खबरें, 87वीं लहर शुरू की है ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है अमलेदू जी, जो IRIB है उसने बताया है कि लाखों की संख्या में इसराइली पलायन कर रहे हैं, देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं शरण लेने के लिए। यानी एक अगर ये बात सही है तो इसका मतलब वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल समीर जी, काफी अफरा तफरी मची हुई है और वो वीडियो भी जारी किया है IRIB ने कि जॉर्डन की सीमा पर किस तरीके से जो है बहुत लंबी लाइन इजरायली नागरिकों की लगी हुई है जो देश छोड़ के भाग रहे हैं। जो देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो ये देश छोड़कर भागना इजराइल में काफी पहले शुरू हो गया था और अब ये तादाद बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके लगभग 6000 के आसपास नागरिक अस्पतालों में भर्ती हैं और उसका बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। अगर आज ही केवल जो है 241 जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं तो समझा जा सकता है कि समीर जी कितना बड़ा नुकसान केवल एक ही दिन में हुआ होगा। हालांकि इजराइल उसको छुपा रहा है, लेकिन वो छुपाने के बावजूद जो है वो विजुअल सामने आ जाते हैं। तो ये साफ देखने में आ रहा है कि एक जबरदस्त तरीके से जो है भगदड़ मची हुई इजराइल में दिखाई पड़ रही है समीर जी। बिल्कुल, तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस डर से, हमले की वजह से लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गया है, वहां जिस तरह से जगह जगह ड्रोन और मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, तो उससे लाखों की संख्या में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। देश छोड़कर तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट भी भगी है, जो वहां पर लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू, और उनके खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। हालांकि ये प्रदर्शन
कई बार देखे गए हैं वहां पर, और वहां विपक्षी नेताओं के आरोप भी लग रहे हैं कि नेतान्याहू ने बिना किसी रणनीति, बिना किसी असेसमेंट के इस लड़ाई में देश को झोंक दिया है। और उधर अमेरिका से भी खबरें ये आ रही हैं कि इस कदर डोनाल्ड ट्रंप अब दबाव में है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध से अमेरिका की वापसी चाहते हैं। और लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो केंट, जो इनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा है कि ये बहुत लोग अमेरिका में लोग इस बात के लिए कहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि वहां सैनिकों को भेजना ये बहुत खतरनाक है। और कल ही अभी हम लोगों ने CNN पे एक कमांडर का इंटरव्यू दिखाया था कि वहां 7,000 सैनिकों को भेजने का मतलब उनको मौत के मुंह में झोंकना है। तो ये अब बहुत मुश्किल है कि वो अगर भेजने की कोशिश भी करेंगे तो भी भेज पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका की जनता, अमेरिका का विपक्ष, यहां तक कि उनकी अपनी कैबिनेट के लोग उनको ये अनुमति नहीं देंगे। बिल्कुल समीर जी, ये अनुमति नहीं देंगे और वहां जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है जी। ट्रंप साहब का लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक विजुअल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि सैनिक जो है भेजे जा रहे हैं, हाँ। उनके परिजन जो है लिपट लिपट के खूब रो रहे हैं कि पता नहीं लौट के आओगे कि नहीं आओगे। इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं। और समीर जी, जिस तरीके से आज ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि यहाँ से आपकी हम कब्रें जो है हमने बना के रखी हैं, आइए तो आप ताबूतों में आप जाएंगे और आपके कब्रिस्तान यहीं बनेंगे। उसके बाद काफी ज्यादा एक डिप्रेशन का माहौल जो है वो अमेरिकी सेना में देखा जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अग्निवीर भेजे हैं अमेरिका ने कि किनको भेजा है जी। अगर अग्निवीर भेजे हैं तो ये और ज्यादा बिल्कुल जो भी है, लेकिन वो है तो सैनिक लड़ने के लिए है और उनको तैयार करने में वहां की सेना और अमेरिका के नागरिक है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन वहां जिस तरीके से जो केंट का हम लोग एक बार देखते भी हैं, जो ट्वीट उन्होंने किया है, और इसको लेकर वहां बड़ी चिंता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को मरने के लिए भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठा है कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को मरने के लिए भेजेंगे क्या ट्रंप, इसको लेकर पूछा जा रहा है। जो एक पॉइंट जो उनकी जो आतंकवाद विरोधी संगठन है उसके जो मुखिया थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने समीर जी एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने कुछ नंबर भी इशू किए हैं कि नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाइट हाउस में कहिए कि हम अपने बच्चों को ईरान में जंग में भेजना नहीं चाहते जी। उनकी जो अपील है उसको हम लोग सुन भी सकते हैं कि जो कैंट जो है वो क्या कह रहे हैं, और साफ तौर पर वो कहते सुने जा सकते हैं कि भाई हम कि ट्रंप पर बहुत ज़्यादा दबाव है, कृपया व्हाइट हाउस और सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे कहें कि हम ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक बार सुन लेते हैं जो केंट को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अपील कर रहे हैं कि वहां सैनिकों को ना उतारें, क्योंकि सैनिकों को उतारने का मतलब है कि उनको एक तरीके से मौत के मुंह में डालना। सुनते हैं जो केंट को कि यहाँ ट्रंप पर बहुत ज्यादा दबाव है, कृपया व्हाइट हाउस और सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे कहें हम ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने का समर्थन नहीं करते हैं। ये अब क्या कुछ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और क्या ये भेज सकते हैं, और अगर भेजते हैं तो ये फैसला कितना विनाशकारी होगा, ये इस तरह के जो जिम्मेदार पदों पर रहे लोग हैं उनकी बातों से लग रहा है। और ये तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जिस कमांडर का इंटरव्यू CNN पर चल रहा था वो तो अभी वहां की सेना में बड़े पद पर है। वो ये कह रहे हैं कि 7,000 सैनिकों को भेजने का मतलब कि उनकी अपनी जो है एक तरीके से उनको सैन्य आत्महत्या उसको शब्द उन्होंने दिया, मिलिट्री सुसाइड उन्होंने नाम दिया उसको। बिल्कुल सैन्य आत्महत्या, यानी आप जानबूझकर 7,000 सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और ये कौन धकेल रहा है? ट्रंप धकेल रहा है। हाँ। और इसके साथ साथ समीर जी, रूस में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने एक जो वो करते हैं क्या कहलाता है पॉडकास्ट, रिक सांचेज, उनके साथ एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी हाल में कोई भी किसी तरीके की वार्ता करने हम नहीं जा रहे हैं। जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग के होस्ट है रिक सांचेज, उनके साथ बातचीत में रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली, उन्होंने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि तेहरान बातचीत के लिए जोर दे रहा है और उन्होंने कहा कि ईरान अभी बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। और काजिम जलाली ने जोर देकर कहा कि शांति का कोई भी रास्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान की शर्तें पूरी हो। फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप अमेरिकियों से, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम कभी आपका बुरा नहीं चाहते। और काजिम जलाली कहते हैं कि असल समस्या वाशिंगटन में मौजूद है,
वे पावर लॉबी है जो संघर्षों को बढ़ावा दे रही है और अमेरिका को बंधक बनाए हुए हैं। और उन्होंने जो आगे बात कही समीर जी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपके टैक्स का पैसा बेनतीजा युद्धों पर क्यों खर्च होना चाहिए, इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान क्यों गंवानी चाहिए। और ये बात समीर जी अमेरिका में जबरदस्त तरीके से हो रही है कि इजराइल की नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका के सैनिक जान क्यों दें। और ईरान इस बात पर लगातार कह रहा है कि आप आएंगे तो आपके लिए यहाँ से सिर्फ मौत मिलेगी, और ये मौत आप खुद चुन रहे हैं इजराइल की वजह से। जी, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमने आप पे कोई हमला नहीं किया, हमला आपने किया है। वार्ता हम कर रहे थे, वार्ता के बीच में हमला आपने किया है, तो जो युद्ध आपने थोपा है हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। युद्ध हम कर भी नहीं रहे, हम तो केवल जो आप हमला करते हैं उसका जवाब देते हैं। तो ये एक चीज जो है वो अमेरिका में काफी ज्यादा हो रही है, और ट्रम्प साहब जो है वो बैकफुट पर इसलिए काफी ज्यादा आते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो लड़ाई में, चूंकि वहां पर आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रभावित हुई है, और पेंटागन का कहना है कि हमको आगे लड़ाई जारी रखने के लिए कम से कम $200 बिलियन और चाहिए। तो इसके लिए अब ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा जो ये खाड़ी के देश है उनसे इसका खर्चा लिया जाएगा। कल कैरोलिन लेविट जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर इसको इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसका मतलब कि इस तरफ भी विचार कर रहे हैं, यानी कुछ वसूली इन खाड़ी के देशों से भी हो जाए। लेकिन अमलेंदु जी, इधर जिस तरीके से खाड़ी के देशों में अमेरिका को लेकर एक जो उनकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन आया है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब्बास अरागची ने एक बार फिर सऊदी अरब जो और इसके अलावा जो दूसरे अरब देश हैं उनसे कहा है कि आप अपने इस रिलेशन पर पुनर्विचार करिए कि आपको मिला क्या है अमेरिका के साथ दोस्ती करके। बिल्कुल समीर जी, और बहुत तगड़ी बात जो है वो उन्होंने कही है। और एक तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये हमारे भाईचारा वाले देश हैं, खासतौर से सऊदी अरब को भाईचारा वाला देश बताया, और आग्रह किया कि अमेरिकी सेनाओं को निष्कासित करें वो अपने राष्ट्र से। और सऊदी अरब के प्रति अपने गहरे सम्मान की पुष्टि करते हुए उसे एक भाईचारा रखने वाला मुस्लिम राष्ट्र बताया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उसके सैन्य अभियान विशेष रूप से उन शत्रु हमलावरों के खिलाफ निर्देशित हैं जो अरब और ईरानी दोनों लोगों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। उन्होंने एक एक्स पर एक पोस्ट किया अब्बास अरागची ने, और वो पोस्ट किया वो जहाज जो अमेरिका का था और जो दो टुकड़ों में, उसको एक बार देखते हैं उनकी पोस्ट को देखते हैं। उसमें वो जहाज ये दिखाई पड़ रहा है, ये सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर था, और ये हवाई इस पर ईरान के हमले में 2 टुकड़ों में बट गया है। पहले तो ये लगा कि ये इसको फेक बताने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बाद में जो तमाम वैश्विक एजेंसियां हैं उन्होंने इसको जांचा, क्रेडिबल एजेंसियां, और ये बताया कि ये सही है। उस तस्वीर को पोस्ट कर लिख रहे हैं अब्बास अरागची जी, ये लिख रहे हैं कि ईरान सऊदी अरब के साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे एक भाई जैसा राष्ट्र मानता है। हमारे ऑपरेशन उन दुश्मन हमलावरों को निशाना बनाते हैं जो ना तो अरबों का सम्मान करते हैं और ना ही ईरानियों का, और ना ही वे कोई सुरक्षा दे सकते हैं। जरा देखिए कि हमने उनके हवाई कमांड का क्या हाल किया। अब अमेरिकी सेनाओं को बाहर निकालने का सही समय आ गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है उन्होंने सऊदी अरब को भी और बाकी जो अरब देश हैं उनको भी। बिल्कुल, सारे अरब देशों को ये दे दिया और सऊदी अरब को बता दिया कि क्या हैसियत है अमेरिका की। आप देख लीजिए, जो इस तस्वीर को पोस्ट करना है और ये लिखना उनका यही बता रहा है। बिल्कुल यही बता रहा है, और ये उन्होंने एक तरीके से साबित कर दिया है कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपको अपना भाई मानते हैं, पड़ोसी आप हमारे मुल्क हैं, आपके साथ हमारा भाईचारा वाला रिश्ता है। और ये कतर ने भी बात कही समीर जी कि ईरान कहीं नहीं जाने वाला है, ईरान सदियों से है, इसलिए इस युद्ध का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब ये बातें धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं खाड़ी के देशों में। हालांकि सऊदी अरब यूएई जो है वो अभी भी जो है वो ट्रंप के पिछलग्गू बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सऊदी के प्रिंस के लिए जो है ट्रंप ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद जो है ये समझा जा रहा है कि सऊदी में भी जो काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां की जनता तो इस लड़ाई के खिलाफ दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल इसके खिलाफ है। और इसीलिए ये समझा जा सकता है कि ये मामला जो है वो ट्रंप के खिलाफ खाड़ी देशों में काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से चीजें उठ रही है समीर जी, उससे अब लगता ये है कि रिजीम चेंज जो है वो अमेरिका, इजराइल और इन खाड़ी देशों में कहीं ना हो जाए जो रिजीम चेंज करने चले थे ईरान। बिल्कुल, और इधर अफ्रीकी देशों के से भी अब ईरान को लगातार समर्थन मिल रहा है। अमलेदु जी, जो एक नाइजीरिया के इस्लामिक आंदोलन के नेता हैं शेख इब्राहिम ज़कज़की, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के उन बिना किसी उकसावे के हमलों की निंदा की और कहा कि इसमें आम नागरिक मारे गए। उन्होंने ये भी कहा है
कि ये दोनों देश ईरान को कभी कुचल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत मजबूत देश है। हाँ, कभी मजबूत देश है। ईरान का जो सरकारी टीवी है, प्रेस टीवी, उसके साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने नाइजीरिया के जो नेता हैं उन्होंने ये बात कही है समीर जी। उनकी हम लोग बाइट सुन सकते हैं, हालांकि वो अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद हम लोग थोड़ा सा बता देंगे। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। लेकिन एक बड़ा समर्थन अब अफ्रीकी देशों से भी मिल रहा है ईरान को, और बाकी जो अरब देशों के साथ जिस तरह से कूटनीतिक तरीके से ईरान अपने संपर्क कर रहा है या बातचीत कर रहा है, वो एक बड़ी मुश्किल में और डालने वाला है अमेरिका को। खैर देखते हैं। लेकिन ये जो नाइजीरिया के इस्लामिक आंदोलन के नेता है शेख इब्राहिम, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। अपने नुकसान को छिपाने के बावजूद ईरान को कुचल नहीं सकते, यानी ये पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। पता है उसको अमलेंदु जी कि इस लड़ाई में कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी और इसराइल को भी, कितने सैनिक मारे गए, कितना भी आप छिपाइए, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि किस कदर दोनों जगह सैनिकों की जान गई है। दोनों जगह सैनिकों की जान गई है समीर जी, और अमेरिका तो 13 सैनिकों की जान जाना स्वीकार कर चुका है खुद। हाँ। और 300 से ज्यादा घायल है, ये स्वीकार कर चुका है। तो 300 से ज्यादा जब घायल है तो जान केवल 13 की गई है। आपका जो अल्मदा था और वो अब्राहम लिंकन था और गैरी फोर्ड था, उसको तबाह कर दिया। गैरी फोर्ड जो था आर फोर्ड क्या था, उस पर तो 30 घंटे आग लगी रही। हाँ। और आप उसको बुझा नहीं पाए। तो 30 घंटे आप जब उसको आग को नहीं बुझा पाए तो उसमें कोई जान गई नहीं। और 6 तो आप इसमें 13 में उनको मान रहे हैं, जो आपका रिफ्यूजल टैंक जो था, जहाज जो था, उसमें आग लग गई थी। 6 तो उसी में मारे गए थे, उसको आप मान रहे हैं। और 13 ठिकाने आपके पूरी तरीके से नष्ट हो गए, जहां केवल अमेरिकी सैनिक थे। केवल अमेरिकी सैनिक थे, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। वहां आप खड़े नहीं हो सकते, ये स्थिति है वहां। बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं वो 13 आपके ठिकाने। बहरीन के होटल में जिसमें आपके 32 कमांडर रुके हुए थे, वो होटल ध्वस्त हो गया, और आपके किसी कमांडर की उसमें जान ही नहीं गई। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन वहाँ खबरें रोकी जा रही हैं, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। इसीलिए वो कह रहे हैं जो शेख इब्राहिम ज़रज़की हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है, और उन्होंने जो हमले किए हैं उसमें आम नागरिक मारे गए हैं, बिना किसी उकसावे के हमले की उन्होंने निंदा की, और साफ तौर पर कहा कि हमलावर जो है यानी अमेरिका और इजराइल अपने नुकसान को छिपाने की कोशिशों के बावजूद ईरान को कुचल नहीं सकते। तो ये बात वहां से आई है जी। तो ये बात आ रही है, यानी वो अब वहां के जो इस्लामिक नेता है वो भी ईरान को समर्थन अपना दे रहे हैं और बड़ी साफ बात कह रहे हैं कि आप कितना भी छिपाइए अपने नुकसान को, लेकिन ईरान को आप दबा नहीं पाएंगे। और ये चीजें दिखाई भी पड़ रही है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हर इस लड़ाई के हर मोर्चे पर अगर देखा जाए तो ईरान ही फ्रंट फुट पर खेलता हुआ दिख रहा है। चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, चाहे वो लड़ाई का मोर्चा हो, और चाहे वो अटैकिंग का मोर्चा हो, और चाहे अपनी रक्षा करने का। यहाँ सभी मोर्चों पर अमेरिका और इसराइल मिलकर भी ईरान से आगे नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां की आम जनता के समर्थन का मोर्चा हो, उस मोर्चे पर तो ईरान सबसे ज्यादा मजबूती से डटा हुआ है। जनता वहां जो है वो तैयार है कि आओ तो भेजो तो अपने सैनिकों को, इनको पत्थरों से कुचल देंगे। मतलब जनता इतनी ज्यादा है, रोज वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक। 8 बजे से प्रदर्शन शुरू होते हैं, रात के 2-2 बजे तक सड़कों पर खूब प्रदर्शन होते हैं। अल्लाहू अकबर, इंतकाम, और दुश्मन को जो है बदला दिया जाएगा, ये सारे वहाँ नारे लगते हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, जो ईरान के इस्फहान पर जो हमला किया गया था, उस पर एक बयान आया है जो अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी है। उसके अनुसार ईरान ने कहा है कि उसकी हवाई सुरक्षा इकाइयों ने इस्फहान के पास संयुक्त राज्य अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन मार गिराया है, और इसको पहले ही रोककर था वो नष्ट कर दिया गया। और ईरानी अधिकारियों ने कहा कि इस ड्रोन को मार गिराना संघर्ष के दौरान मार गिराया गया 146वां ड्रोन है। यानी अमेरिका के 146 ड्रोन जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं, ईरान ने मार दिए। और MQ-9 रीपर जो है, इसका इस्तेमाल निगरानी और हमले के मिशन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, और इसकी एक यूनिट की कीमत जो है $30 मिलियन है। इतना महंगा है ये। और ये 146 जो है वो मार गिरा है ईरान ने। और इधर जो ईरान के महल्लात पर जो हमला किया अभी इसने, तो ईरान की इसना न्यूज एजेंसी है, उसने अल जजीरा को बताया है कि कल रात मरकजी प्रांत के महल्लात शहर में हवाई हमले में 11 लोगों की जान चली गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। और यह है कि शहर में 3 रिहायशी इलाकों पर सीधे प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। यानी अभी भी अमेरिका और इसराइल जो सीधे हमले कर रहे हैं वो रिहायशी इलाकों पर कर रहे हैं, और ईरान अभी भी जो हमले कर रहा है वो सैन्य ठिकानों पर। बिल्कुल। और इस्फहान में जो हमला किया उसको लगा कि बंकरों में ईरान के मिसाइल्स होंगी, तो वहां पर उसको कुछ नहीं मिला है। वहां मिला है क्या? गोला बारूद, जहां आग लगी है। तो ये चीजें दिखा रही है कि अमेरिका और इसराइल
जो कि अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए इतना जाने जाते थे, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस भी कितनी नाकाम है, इस लड़ाई ने इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से साबित किया है। बिल्कुल समझिए, इंटेलिजेंस बिल्कुल एकदम नाकारा साबित हुई है ट्रंप साहब की, ये साफ तौर पर समझ में आता है। और इतनी ज्यादा जो है वो नाकारा साबित हुई है कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ क्या है। और अगर आपकी इंटेलिजेंस ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आपकी इंटेलिजेंस बढ़िया है, तो इसका मतलब कि आप जानबूझकर नागरिक क्षेत्रों पे और स्कूलों पे बच्चों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। ये इसका मतलब साफ तौर पे यही समझा जा सकता है। इस बीच जो ट्रंप प्रशासन है समीर, उसके अंदर से काफी चीजें जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ ही आना शुरू हो गई हैं, और इसकी हम लोग लगातार चर्चा करते भी रहते हैं। और ये एक अमेरिकी पूर्व अधिकारी हैं, और ये इनका नाम है समीर जी रिचर्ड स्टेंगल। और रिचर्ड स्टेंगल जो है ये जो ओबामा प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया था जी। और इन्होंने जो कहा है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप की पिछली नीतियां जो हैं वो उनकी गलतियां वो फिर से दोहरा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रंप की दशकों पुरानी विदेश नीति, घरेलू नीतियों की गलतियां दोहरा रहे हैं, और उनके शासन करने की उन्होंने तगड़ी जो है वो आलोचना की है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखी, उस पोस्ट को हम लोग देख सकते हैं, और उसके बाद जो उसका हिंदी है वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जो रिचर्ड स्टेंगल है और ओबामा प्रशासन में बड़े पद पर रहे विदेश मंत्रालय में, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखते हैं उसको। तो ये है रिचर्ड स्टेंगल हैं, लिख रहे हैं कि बिना किसी शिष्टाचार, समझ और ईमानदारी के काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और उन्होंने अकेला मुख्य वार्ताकार बताया है, यानी जो ट्रंप वही अपने आप ही वही एक तरीके से वार्ताकार है, जिसकी सच्चाई के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीर आरोप है एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये बहुत एक देखा जाए अमलेंदु जी, तो वहाँ ज्यादातर जो चाहे पूर्व सैनिक हो, पूर्व अधिकारी हो, मौजूदा सैनिक हो, वो इन सारी चीजों के लिए ट्रंप को कह रहे हैं, लड़ाई के लिए वो ट्रंप के व्यक्तिगत हितों को जिम्मेदार बता रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप के व्यक्तिगत हितों को जिम्मेदार बता रहे हैं। और समीर जी अब लगातार जो है जी वो तमाम अमेरिकी प्रशासन के मौजूदा एक्स अफसर जो है, वहाँ के तमाम राजनेता आप साफ तौर पर कहते सुने जाते हैं कि ट्रंप जो है उसकी निजी महत्वाकांक्षाएं, निजी जो उसके मामले हैं, उसने अमेरिका को इस युद्ध में झोंक दिया है, और अमेरिका का इतना जबरदस्त जो है वो नुकसान हो रहा है। इधर समीर जी एक बिशप है जोसेफ स्ट्रिकलैंड जी, और उन्होंने कहा है कि गाजा में जो इजराइल ने नरसंहार किया है वो हमारे समय का सबसे बड़ा होलोकास्ट है जी। यानी समीर जी जो ईसाई धर्मगुरु हैं वो भी लगातार इजराइल की निंदा कर रहे हैं। कल ही आपने बताया था कि पोप लियो जो है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमलावरों की प्रार्थना जो है वो ईश्वर स्वीकार नहीं करते जी जी। और ये जो है टकर कार्लसन, जिनकी हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, वो एक पॉडकास्टर हैं और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता भी हैं, और उनके साथ बात करते हुए बिशप जोसेफ स्ट्रिकलैंड ने कहा कि गजा में इजराइल का नरसंहार हमारे समय का होलोकास्ट है, और उन्होंने इस घेराबंदी वाले इलाके में बेगुनाह लोगों की जान जाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक आज़ादी पर बने आयोग से कैरी प्रिजन बुलर को निकाले जाने के मामले पर भी बातचीत की, और उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने गजा में इजराइल के कामों के बारे में एक मना की गई सच्चाई जाहिर की थी जी। यानी ये चीजें अब आ रही हैं, और कौन इसकी बात कर रहे हैं, ईसाई धर्मगुरु कह रहे हैं, बिशप है वो कह रहे हैं जी। और उन्होंने ये भी बताया कि ईसाइयों से राजनीतिक जायोनिज्म का समर्थन करने की उम्मीद की आलोचना करना भी उन्हें हटाए जाने का एक कारण था। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद कैथोलिक चर्च के साफ रुख के खिलाफ है, यानी कैथोलिक चर्च जो है वो किसी भी तरीके से इस जियोनिज्म का समर्थन नहीं कर सकता, ये चर्च ने बात कही। बिल्कुल, और यानी इस मामले में जो ईसाई धर्म गुरु हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है, इस्लामिक धर्म गुरु हैं उनका समर्थन मिल रहा है ईरान को। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी इस पूरी लड़ाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया जा रहा है, और ईरान पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। इस मामले में ईरान को बिल्कुल एक तरीके से विक्टिम के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से इस्राइल को नुकसान हुआ है, अमलेंदु जी, IRIB का हम लोग वो विजुअल देखते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस्राइल से लाखों की संख्या में लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। हालांकि पलायन की तस्वीरें तब भी बहुत आई थी जब पिछले साल लड़ाई हुई थी, वहां पर 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, लेकिन अब की बार ये लड़ाई 1 महीने से ज्यादा चल रही है और वहां बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। देखते हैं वो IRIB का जो विजुअल उन्होंने पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल से, ये है लाइन लगाए हुए हैं और ये लोग पड़ोसी देशों में
पलायन करने की, जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां जिस तरीके से हर समय बमबारी हो रही है, हर समय बमबारी हो रही है, मकान ध्वस्त हो चुके हैं, कॉलोनी की कॉलोनी ध्वस्त हो चुकी हैं, सैन्य ठिकाने जो है वो हो चुके हैं। और इस बीच समीर जी एक चित्र जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, एक बार देखते हैं उसको। हाँ, देखते हैं। जैसे बहुत जो ईरान समर्थक तमाम लोग उस चित्र को शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि मील के पत्थर लगे होते हैं समीर जी, उस पर लिखा होता है कि अब दिल्ली कितनी दूर है, कितने किलोमीटर। इसी तरीके से उस पर लिखा हुआ है कि इजराइल 1948 से 2026। ये यानी इजराइल 2026 में खत्म हो रहा है। 48 में बना और 2026 तक ही उसका इतिहास रहा। अच्छा समीर जी, देखिए ये बड़ी विडंबना है कि इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश जो एक ही समय में आसपास बने। ये नैसर्गिक राष्ट्र नहीं है दोनों जी, चाहे इजराइल हो और चाहे पाकिस्तान हो। तो इस तरीके के, और अमेरिका इस तरीके के राष्ट्रों के साथ ही खड़ा रहता है जो नकली राष्ट्र है, क्योंकि अमेरिका भी एक नकली राष्ट्र है। वो भी आप समझिए कि कुछ 100 साल पहले का बना हुआ है, खुद में कोई राष्ट्र नहीं है। और जो असली अमेरिकन हैं वो वहां दबाए जाते हैं। ये सब तो इटली से और यूरोप से आए हुए हैं, ट्रंप वगैरह, तो ये सब लोग जो जिनका इस समय कब्जा है सारा। तो यानी ये इस तरीके के जो नकली राष्ट्र वाले हैं, नकली राष्ट्रों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से भले ही कोई जो फादरलैंड में चला जाए उसको फादरलैंड कहने लगे नकली राष्ट्रों को, लेकिन ये जो है वो चीजें यहाँ अब दिखाई पड़ रही है। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत जो है वो वायरल हो रहा है। बिल्कुल। और इधर जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं अमलेदु जी, चाहे वो पूर्व अधिकारी हो, चाहे वो सेना के कमांडर हो, इस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं, ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, वहीं तमाम सीनेटर्स जो लगातार एक के बाद एक अपने बयान जारी कर रहे हैं और इस युद्ध में किस तरीके से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, सैनिकों का नुकसान हो रहा है, संसाधनों का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज भी कई सीनेटर्स हैं जिन्होंने अपने बयान जारी किए हैं। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन है, उन्होंने एक बयान जारी किया है, एक बार सुनते हैं उनको क्या कहा है उन्होंने। और यही बात उन्होंने कही है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, फिर भी अमेरिका को उस लड़ाई में झोंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए। देश के सैनिकों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल समीर जी, ये एलिजाबेथ वॉरेन है, इनका पहले भी हम लोगों ने कई बार दिखाया है और ये इनका साफ तौर पे कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन जो है ईरान के साथ युद्ध को एक खेल की तरह ले रहे हैं और उनके पास कोई स्पष्ट योजना है ही नहीं। ये उनका साफ तौर पर कहना है। तो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं एलिजाबेथ वॉरेन इस युद्ध को लेकर और इसमें ट्रंप की भूमिका को लेकर। एलिजाबेथ वॉरेन की डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ईरान के साथ युद्ध को एक खेल की तरह लेते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं है और वे हमारे बेटों, बेटियों और नाती पोतों की जान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं सीनेट में ट्रंप के इस युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बनाना बंद नहीं करूंगी। और सीनेट में बहुत सारे सीनेटर्स हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सीनेट के भीतर भी और बाहर भी अपने बयान जारी कर इस तरीके से वो ट्रंप ने क्या गलती की है और किस तरीके से अंडरमाइन किया है ईरान को, ये बातें वो बता रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, इस पर लगातार जो है बयान जारी कर रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम सीनेटर्स जो प्रदर्शनों में भी हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, नो किंग्स प्रदर्शन जो हो रहे हैं या अलग से प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो ईरान में मरने के लिए नहीं भेज सकते। इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी तरीके से सीनेटर है क्रिस वेन होलन जी, इनको भी हम लोगों ने कई बार सुनवाया है। ये भी समीर जी कह रहे हैं कि ईरान में जो ट्रंप ने अपनी मर्जी से युद्ध छिड़ा है उसकी वजह से हमने 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गंवाई है, सैकड़ों घायल हुए और हजारों आम नागरिक मारे गए हैं। जी, ये तो कह रहे हैं कि हर दिन $2 अरब का खर्च आ रहा है इस लड़ाई पर। सुनते हैं क्या कह रहे हैं क्रिस वेन। जो रविवार को ये प्रदर्शन उसी में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप के अपनी मर्जी से छेड़े गए युद्ध की वजह से हमने 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गंवाई है, सैकड़ों घायल हुए हैं, हजारों आम नागरिक मारे गए हैं और इस पर हर दिन $2 अरब का खर्च आ रहा है। चूंकि ट्रंप जमीन पर सेना उतारने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हमें जोर शोर से और साफ साफ कहना होगा इस युद्ध को अभी खत्म करो। और ये बहुत मुश्किल है, ट्रंप पर इतना दबाव है कि सेना को उतारने की चाहत रखते हुए भी उतार नहीं पाएंगे। बिल्कुल समीर जी, उतार नहीं पाएंगे, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये उनके लिए मतलब देश में तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन ईरान भी इसको लेकर बहुत सख्त चेतावनी जो है वो जारी कर रहा है जी। और ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं, मतलब वहाँ के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कलीबाफ,
उन्होंने ट्रंप को बहुत सख्त शब्दों में चेतावनी दी है और एक्स पर उन्होंने एक बयान में कहा कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने वाले इन अल्टीमेटमों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि आप जो है दुश्मन की सभी इच्छाओं को समाचारों की तरह प्रचारित कर रहा है और साथ ही हमारे राष्ट्र को धमकी भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वे एक को निशाना बनाते हैं तो हम कई को वापस ले लेंगे। देख लेते हैं उनका ट्वीट। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है अमलेंदु जी कि दुश्मन यानी अमेरिका को कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को खबर के तौर पर पेश करता है और साथ ही हमारे राष्ट्र को धमकाता भी है। ये एक बड़ी भूल है। अगर वे हम पर एक भी वार करेंगे तो उन्हें बदले में कई वार झेलने पड़ेंगे। सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में ईरान की जनता दुश्मन को उसकी इस आक्रामकता पर पछताने पर मजबूर कर देगी और अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेगी। अब बड़ी एक तरीके से तंज भी की भाषा है कि जिसको चाह रहे हैं जो करना उसको कहते हैं को न्यूज है खबर। हमने ईरान को हरा दिया। अब ये इच्छा पाले हुए हमने वहां की वायुसेना खत्म कर दी, हमने वहां नौसेना खत्म कर दी, सब खत्म, हमने वहां रेजिम चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया। इसको वो खबर की जब सब चेंज कर दिया जा मतलब सब खत्म कर दिया फिर भी हमले कर रहे हो। बिल्कुल कहते सब खत्म कर दिया हमने। अच्छा इधर समीर जी कल उसने ईरान ने पत्रकारों के ग्रुप को ले जाकर जो है वो हॉर्मुज स्टेट में भ्रमण कराया है कि भाई देखिए हम इसको कैसे नियंत्रित करते हैं। और वहां की संसद ने अब ये पास कर दिया है कि अब वहां से वो टोल टैक्स वसूलेगा और ईरान और इजराइल के वहां से जहाजों को निकलने की पाबंदी है। ये वहां पास हो गया है। तो अब जिसको भी निकलना टोल टैक्स दो, टोल टैक्स देकर निकलो। जैसे कल ट्रंप ने कहा कि हमारे 20 निकल जाएंगे, अभी तक तो नहीं निकले, अभी तक नहीं निकले। कहा था कि सुबह तक पहुंच जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो कली बाप की बात सही साबित हो रही है कि अपनी इच्छा को खबर की तरह पेश कर देते हैं, अपनी इच्छा को खबर की तरह पेश कर देते हैं। ये साफ तौर पर आता है। और इस बीच समीर जी एक और बड़ी खबर है जी। यमन जो है उसने अमेरिकी विमान वाहक जो पोत थे उनको हमला करके पीछे धकेल दिया लाल सागर में। यानी वो लाल सागर के जरिए इधर पहुंचना चाहते थे। तो अभी तक जो कहा जा रहा था कि सब वो IRGC के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी है उनके विषय में बार बार बातें कही जाती थी कि वो हर बार बच जाते हैं, उन पे हमले होते हैं। अभी भी 28 फरवरी को जो हमला हुआ था उसमें भी इस्माइल कानी बच गए थे। तो कई बार हमले में बच चुके हैं। जिस समय नसरुल्लाह की पे हमला हुआ था उस समय भी इस्माइल कानी बच गए थे। अब इस्माइल कानी जो है वो सामने आए हैं और इस्माइल कानी ने जो है कहा है कुद्स फोर्स के कमांडर हैं और उन्होंने यमन के इस्लामिक प्रतिरोध के प्रति एकजुटता और प्रशंसा व्यक्त करते हुए आपराधिक अमेरिका और बच्चों की हत्या करने वाले इजरायली शासन का सामना करने और इस्लामी मूल्यों तथा गाजा के उत्पीड़ित लोगों की रक्षा करने में उनकी वीर भूमिका की सराहना की। और ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि यमन की समयबद्ध और राजनीतिक कार्रवाइयों ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शक्तिशाली इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे को एक बार फिर मजबूत किया है और अमेरिकी विमान वाहक पोत जेराइल फोर्ट को अपमानजनक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से एक बार फिर वीर यमन से एक और विजय प्राप्त हुई है जो इस क्षेत्र में शक्तिशाली इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के ऐतिहासिक निर्माण की निरंतरता में है और जिसका उद्देश्य अपराधी अमेरिका और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन का सामना करना और राष्ट्र और इस्लामी मूल्यों की रक्षा करना है, कुछ फोर्ट्स के इस कमांडर ने कहा। और जनरल कानी ने भारी हथियारों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत US गिराइल फोर्ट की अपमानजनक वापसी का सीधा श्रेय यमन के प्रतिरोध अंसारुल्लाह की निवारक शक्ति को दिया। यानी जो अब इनके युद्धपोत है अब्राहम लिंकन वगैरह को पहले तो ईरान के हमले से ही उनको हजारों किलोमीटर दूर भेजना पड़ा। अब वहां पर यमन के हूती भी उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, दूसरी जगहों पर रोके हुए हैं। यानी जो हूती और हिजबुल्लाह ये केवल इसराइल पर ही हमले नहीं कर रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पर भी इनकी निगाहें हैं और वहां आगे नहीं बढ़ने। बहुत बेहतर तरीके से ईरान का साथ दे रहे हैं ये दोनों मिलिशिया संगठन। बिल्कुल समीर जी, मिलिशिया संगठन बहुत मजबूती के साथ जो है वो दे रहे हैं। और इधर समीर जी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और मिलिशिया ग्रुप जो है जी अब उसकी एंट्री हो रही है और वो एंट्री है चेचन्या से। चेचन्या में भी गृह युद्ध की स्थिति है हालांकि, लेकिन चेचन्या की सैन्य इकाइयों ने अमेरिकी जमीनी आक्रमण की स्थिति में ईरानी सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए ईरान में तैनात होने की अपनी तत्परता की घोषणा की है। रूस के चेचन गणराज्य के प्रमुख कादिरोव के प्रति वफादार सेनाएं ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ चल रहे अमेरिकी इजराइल युद्ध को एक धार्मिक युद्ध के रूप में वर्णित करती हैं और अपने संभावित प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को जिहाद के रूप में वर्णित करती हैं। अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई जो अमेरिकी सहयोगी बलों के खिलाफ ईरान के इस्लामी गणराज्य की रक्षा में की जाएगी। अब ये जो काफी महत्वपूर्ण है समीर जी कि अब चेचन्या के जो है सशस्त्र बल जो है वो भी अब इसमें शामिल होंगे ईरान के साथ। तो यानी अब मोर्चा एक बड़ा जो है वो बनता
बनता चला जा रहा है, ये साफ तौर पर समझा जाता है। जी बिल्कुल। तो ये अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा बड़ा बनता जा रहा है और ईरान के प्रति समर्थन भी बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी ओर जो तमाम परंपरागत मित्र देश थे अमेरिका के और इसराइल के, वो तो पहले से ही हाथ खींच चुके हैं। और इधर सीधे सीधे स्पेन ने तो अब ये कह दिया है, अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है कि अमेरिका के लिए वहां पर ईरान पर हमले के लिए उसका हवाई क्षेत्र बंद रहेगा, वहां से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यूरोपीय देशों के साथ जिस तरीके से उसको एक अमेरिका से हाथ खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा झटका है। और बार बार अब जो स्थिति बन रही है कि किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से हाथ खींचने को तैयार हो गए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, उनको लगा रहा होगा कि नेटो साथ में कूद जाएगा, ब्रिटेन कूद जाएगा, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, स्पेन, सारे देश उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन सभी देशों ने कहा कि आपकी लड़ाई है, आप अपना देखो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। जर्मनी ने भी खुलकर विरोध कर दिया है कि उसको अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कहा है जर्मनी के चांसलर मर्स ने। इधर समीर जी, जो उनके विदेश मंत्री है मार्को रूबियो अमेरिका के, वो बिल्कुल रोने के कगार पे पहुंच गए हैं और नाटो के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है। ट्रंप भी काफी ज्यादा नाराज है और उनका कहना है कि अगर नाटो का मतलब सिर्फ यह है कि क्या अगर यूरोप पर हमला हो तो हम उनकी रक्षा करें, लेकिन जब हमें जरूरत हो तो वो हमें अपने आप देश बनाने का अधिकार देने से भी मना कर दें। यानी जो कह रही यार स्पेन ने और ब्रिटेन ने कि हम अपने बेस आपको नहीं देंगे, इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा रोते हुए नजर आते हैं। तो हम लोग सुन सकते हैं मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, देख उससे पता चल रहा है जो अमेरिका का, ट्रंप और उनके सहयोगियों का फ्रस्ट्रेशन जो इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में ज्यादातर लोग इस लड़ाई के विरोध में है और इसके लिए ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है मार्को रूबियो ने। यूरोपीय देशों के ऊपर कह रहे हैं कि अगर नेटो का मतलब सिर्फ ये है कि अगर यूरोप पर हमला होता है तो हम उनकी रक्षा करें, लेकिन जब हमें जरूरत हो तो वे हमें अपने यहाँ बेस बनाने का अधिकार देने से मना कर दें, तो यह कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है। ऐसे इंतजाम में बने रहना और ये कहना कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फायदेमंद है, ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, अब साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नेटो से बाहर निकलने को तो पहले भी उसको इसकी आलोचना करते थे, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। पर यूरोपीय देशों का भी ये कहना है कि भाई आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, उसमें हम क्यों कूद पड़े, और एक उस देश के खिलाफ जिसकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती के आप उसके ऊपर हमला किए हुए, बिना गलती के हमला किए हुए। 40 साल से आपने उस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। आपने उसकी अर्थव्यवस्था चौपट करके रख दी है और उसके बावजूद उसने इतनी ज्यादा तरक्की की है, आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, ईरान जो है उसका पलटवार अभी भी जारी है और अभी उसने जो है इजराइल पे हमला किया है और जैसा कि कहा था IRGC ने कि उसकी 87वीं लहर रात में जारी हुई और वो अभी भी जारी है। उसके अब इजराइल की जो सेना है उसका कहना है कि ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप मध्य इजराइल में काफ़ी नुकसान हुआ है और IDF ने कहा है कि मिसाइल में संभवतः क्लस्टर बम वारहेड लगा था, जिससे एक बड़े इलाके में सब बम फैल गए। बनी बराक, रमत गान और पेताज टिकवा में छोटे बमों के गिरने के निशान देखे गए हैं। फुटेज में इन हमलों के कारण कई कारों और बिल्डिंग्स में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। और मागेन डेविड ओडोम का कहना है कि वह एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जिसे कांच के टुकड़ों से चोट लगी है। तो ये अभी की खबर ये आ रही है कि हमले ईरान की तरफ से पलटवार जो है वो जारी है और एक साथ कई कई जगह वो हमले कर रहा है इजराइल में। समीर जी, बिल्कुल। तो ये हमले लगातार जारी हैं ईरान की ओर से और हमले ईरान पर भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपने हमलों से पस्त कर रखा है इसराइल को भी और अमेरिका को भी, वो इन दोनों देशों को परेशान किए हुए है। इसराइल की हालत तो बहुत ही खराब है अमलेदु जी, वहां जिस तरीके से आम लोग देश छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, जो है भी वो वहां बंकरों में छिपे हुए हैं पिछले 1 महीने से, और वहां सैनिकों, नागरिक ठिकानों पर सैनिकों को छिपाया जा रहा है। इसकी वजह से नागरिकों को भी नुकसान हो रहा है और ये सारी चीजें वहां दिखा रही हैं कि अब जिस तरह से ईरान ने सीधे चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारे नागरिक ठिकानों पर हमले करेंगे तो हम भी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि वहां एक हमले में कई कारें ध्वस्त हो गई। अब ईरान की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है
कि ये जानबूझकर किया गया था, किसी टारगेट पर हमला किया गया था या फिर कैसे किया गया था, लेकिन चेतावनी पहले से दे रखी है ईरान ने कि वो अब इन जगहों पर हमले करेगा। अमेरिकी विश्वविद्यालय पर इसीलिए हमला किया। हाँ। चेतावनी पहले दी, हमला बाद में किया। पहली चेतावनी दे दी थी, कहा था कि 30 मार्च को दोपहर 12 बजे तक इसके लिए माफी मांगो वरना तैयार रहो। हाँ। और उसने करके दिखा भी दिया। इधर समीर जी अब जो है वो इजराइल में डॉक्टर्स ने जो है वो स्वीकार कर लिया है कि ये जो अभी हमला हुआ ईरान की तरफ से, इसमें 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये उसका मानना है, डॉक्टर का कहना है। और ये आईडीएफ ने भी स्वीकार कर दिया कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक वो एक की जो थी घायल होने की बात कह रहा था समीर जी। तो ये साफ तौर पर अब समझा सकता है कि किस तरीके से ये हमले जो है वो हो रहे हैं और ईरान रुक नहीं रहा है, पिटाई जबरदस्त कर ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है समीर जी। ये अभी जो चीज़ें आ रही हैं ये देखी जा सकती हैं। और इस बीच समीर जी जो दबाव एक तरीके से कह सकते हैं आप, वो ट्रंप साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है समीर जी, एक अखबार अमेरिका का उसने एक बड़ी खबर जो है वो प्रकाशित की है और उसकी चर्चा करना लगता है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद क्यों ना रहे जी, और इसे फिर से खोलने के जटिल अभियान को वो बाद के लिए छोड़ देंगे। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने यह आकलन किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का अभियान उनके 4 से 6 हफ्ते के युद्ध समय सीमा को बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने ईरान की नौसेना मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के बाद सैन्य अभियान को समाप्त करने और जलमार्ग खोलने का काम डिप्लोमेसी या सहयोगियों पर छोड़ने का विचार किया है। अब अगर डिप्लोमेसी करनी थी तो ये काहे को कर रहे थे? जो पिटाई हो आपकी जी, तो पिट के आप डिप्लोमेसी पे तो पहले ही आया था डिप्लोमेसी पे। ईरान तो डिप्लोमेसी की बात कर रहा था, लेकिन पिटने के बाद भी अगर डिप्लोमेसी पे आना चलिए तो ठीक रहा। लेकिन इसके साथ ही जो है अधिकारियों ने बताया है कि यदि ये प्रयास विफल रहता है तो वाशिंगटन यूरोप और खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों पर इस हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की पहल करने का दबाव डालेगा जी। अब उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो ईरान की नौसेना उसके मिसाइल भंडारों को कमजोर करना था और ये हासिल हो गया है। तो इसलिए अब मौजूदा शत्रुता को समाप्त करते हुए कूटनीतिक रूप से तेहरान पर व्यापार के निर्बाध प्रभाव को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये अब यानी वो किसी भी कीमत पर युद्ध से बाहर आना चाहते हैं। और ये ट्रंप के हवाले से ये रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, बड़ा अखबार है, और उसने ये रिपोर्ट जारी की है, प्रकाशित की है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। यानी अब वो इस लड़ाई से बाहर, ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहकर ये रिपोर्ट प्रकाशित करवाई हो कि ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें आए। हाँ, पब्लिक डोमेन में आए ताकि जहाँ मतलब जो गुस्सा आ रहा है जनता के बीच में वो जो है वो रुक जाए, ये भी हो सकता है। और इसके पीछे अपना काम जो है वो चलता रहे। तो ये टैक्टिस भी हो सकती है, चूंकि अब तक ट्रंप जो है वो सैकड़ों बार झूठ बोले हैं, एक आध बार नहीं सैकड़ों बार झूठ बोले हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जो बेन्यामिन नेतान्याहू ने, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू ने अमेरिकी टीवी चैनल से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसके खत्म होने की हम कोई तारीख नहीं बताएंगे। यानी ट्रंप तो कह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा, अमेरिका कह रहा है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लड़ाई लंबी खींचेगी और ट्रंप यानी अमेरिका हाथ खींच लेगा। हाथ खींचने के बाद ये लड़ाई कहाँ जाएगी, इसको लेकर जबरदस्त बेचैन है नेतान्याहू। बिल्कुल समीर जी, नेतान्याहू जबरदस्त तरीके से बेचैन है कि अमेरिका अगर हाथ खींच लेगा तो इजराइल की तो बहुत जबरदस्त पिटाई होगी। तो अब ये है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है समीर जी कि IRGC जो है उसने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 88वीं वेव जो है वो जारी की है और ये अब की से नौसैनिक जो है वो हमला है। अच्छा। और उसने कहा है कि उसने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर भारी हमले किए हैं और ये अभी अभी खबर आई है, उसका बयान आना अभी पूरा बाकी है। एक बयान की पहली जो हेडलाइन कही है वो आई है और IRGC ने कहा कि ये लहर दिन के शुरुआती घंटों में ही शुरू हो गई थी जी। तो इस पे जैसी और खबर आती है तो भी हम लोग बताते हैं। ये नौसैनिक हमला है तो इसका मतलब युद्ध पोतों को नौसैनिक युद्ध पोतों के जरिए निशाना बनाया होगा। हालांकि अभी डिटेल नहीं आई है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिटेल अभी नहीं आई है, तो डिटेल आएगी वो बताएंगे। और इधर इस बीच जो है समीर जी, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके अभियानों में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं और इनको स्वीकार भी कर लिया है इजराइल ने कि उसके 4 सैनिक वहां मारे गए हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो
हिजबुल्लाह ने जो है इधर इजरायली जो नौसैनिक अड्डा है हाइफा, उसको सटीक मिसाइलों से निशाना बनाया और उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो यानी इजराइल पर भी अब मार जो है वो कई तरफ से हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने इजरायली हवाई रक्षा प्रणाली पर ड्रोन से हमला किया था और बताया था कि उसको हमने नष्ट कर दिया है। कल वहां पर ईरान ने अवाक्स पर हमला किया था, जो अमेरिकी रक्षा प्रणाली है उस पर हमला किया था और उसको नष्ट कर दिया था। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है लगातार ये नष्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा रडार सिस्टम तो कब के नष्ट हो चुके हैं। तो जो सूचना का स्रोत है वो भी बहुत कमजोर कर दिया है ईरान ने, ये उसकी बड़ी उपलब्धि है। और यही तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं कह रहे हैं कि ये बहुत रणनीतिक तरीके से इस ईरान ने काम किया है। पहले उनके जो सूचना के तंत्र है उनको खत्म किया, उसके बाद उन पर हमले किए, टारगेटेड हमले किए, और कहीं भी इस जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध कानून होते हैं उनका उल्लंघन उसने नहीं किया है। बिल्कुल उसका उल्लंघन नहीं किया है। और इस बीच समीर जी जो अंतरराष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी, उन्होंने चेताया है कि हिंसा से सिर्फ हिंसा ही पैदा होती है, और मध्य पूर्व में उन्होंने शांति की अपील की है। और उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच शांति जो है वो होनी चाहिए, उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा, आपने एक पत्र उन्होंने लिखा है पत्र, और उसमें लिखा है कि इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि हिंसा से सिर्फ और ज्यादा हिंसा ही पैदा होती है, और यह शांति की कोई स्थायी नींव कभी नहीं बन सकती। और उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष का कोई भी स्थायी समाधान, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या रूस और यूक्रेन के बीच, संवाद, कूटनीति और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। इस समाधान की ओर इस समझ के साथ बढ़ना चाहिए कि सबसे गहरे स्तर पर हम भाई बहन हैं। मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यह हिंसा और संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाए। अब तो ये इसको जो तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो अब ये बात कह रहे हैं। इधर जो चाहे वो ईसाइयों के धर्मगुरु हो, पोप हो, और यहाँ तक कि जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वो किस तरीके से इस लड़ाई में दोषी ठहरा रहे हैं। दरअसल ये कई सारी चीजें हैं मिलिंदु जी जो पहले हमला करके, और ये चूंकि हमले की कोशिश, अब इसमें ट्रंप भी पूरी तरीके से फंसे हैं क्योंकि वो इस हमले को लगातार टाल रहे थे। वार्ता हो रही थी ईरान के साथ, लेकिन इस्राइल ने अचानक जब हमला कर दिया तो मजबूरन उनको उतरना पड़ा, और शायद इस्राइल ने इसीलिए किया कि ये टाल मटोल कर रहे हैं, जब हम हमला कर देंगे तो ये उतरेंगे ही। उसके वजह से ईरान को लोगों का समर्थन, तमाम देशों का, दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो एक विक्टिम है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से ये लोग हमला करते। केवल और केवल ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, खत्म करने के मकसद से, वहां रिजीम चेंज करने के लिए। वहां की जनता नहीं चाह रही है कि रिजीम चेंज करे, तो आप कौन होते हैं? ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये उसको और मजबूत कर रहा है ईरान के पक्ष को। बिल्कुल ईरान के पक्ष को मजबूत कर रहा है, और सारी दुनिया में समीर जी ईरान के पक्ष में आवाजें उठ रही हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र समझे जाते थे वो भी सब अब अमेरिका के पक्ष में आवाजें उठा रहे हैं जी। यानी अगर मर्स जो है जर्मन के चांसलर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ये ट्रंप की अपनी निजी जंग है, ये कह रहे हैं। स्पेन जो है वो हमला कर रहा है और इसको अपने अड्डे देने के लिए मना कर रहा है अमेरिका को खुलकर जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है और कह रहा है पेड्रो साnchez तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं जब तक राष्ट्रपति हूं तब तक स्पेन इस षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा। और अमेरिका कितना भी कहता है कि वो डेमोक्रेसी ला रहा है और मानवाधिकार की बात कर रहा है, हम इनके इस झांसे में आने वाले नहीं। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आप चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों को आपके हारते हुए युद्ध में मरने के लिए नहीं भेजूंगा। तो ये परिस्थिति अब वो बौखलाहट है कि आप मार्को रूबियो हो या ट्रंप हो, नेटो पर और यूरोपियन देशों पर उतार रहे हैं। तो उन पे सब उतार रहे हैं, चूंकि आपका काम जो चल नहीं रहा है और पिटाई आपकी हो रही है इस तरीके से, तो आपको लगता है कि अब ये जो है किस तरीके से आप इससे बचकर निकलें और गुस्सा आप नजला जो है, मतलब जिसे कहा जाए, वो आप अपना कहाँ उतारें, तो नजला जो है नाटो देशों पर उतर रहा है। यानी अब इस हार का ठीकरा जो है ट्रंप साहब जो है वो नाटो के देशों के ऊपर छोड़कर जो है वो अब इस तरीके से जा सकते हैं कि भाई नाटो की वजह से हम ये जंग छोड़कर जा रहे हैं, नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया। बिल्कुल, वरना हम ईरान को तबाह कर देंगे। हमने तो कहा कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को आप खाली कर दीजिए, सब लोग आकर मिलकर ईरान पर दबाव बनाइए, लेकिन कोई नहीं आया तो हम भी छोड़ दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप छोड़ देंगे उसको, पर क्या लड़ाई से आप हाथ खींचेंगे? और लड़ाई से हाथ खींचने का मतलब है कि आप युद्ध हार गए।
और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब उसकी 3 शर्तें मान ली जाएंगी। वो शर्तें मान लेना अब इतना आसान भी नहीं होगा। हरजाना अगर वो युद्ध का मांग रहा है, अमलेंदु जी जितना उसको नुकसान हुआ है, तो एक तरफ तो इस लड़ाई में जितना झोंका गया है पैसा, और दूसरी तरफ उसको हरजाना देना, ये तो अमेरिका को भी अब आर्थिक रूप से पंगु कर देने वाला। बिल्कुल समीर जी, कहां से मान पाएंगे, कहां से संभाल पाएंगे, और आर्थिक रूप से पंगु कर ही दिया है अमेरिका को। चूंकि कहा जा रहा है कि भाई $2 अरब जो है रोज का खर्च हो रहा है, ये केवल ऑपरेशनल, मतलब जो सामने दिखाई पड़ रहा है हथियारों का, ऑपरेशनल खर्च अलग है। यानी $5 अरब रोज का खर्च हो रहा है इस जंग पे। अब तक $70 अरब तो खर्च हो चुका है। इधर समीर जी, जो पूर्वी लेबनान जो है उसमें 3 पत्रकारों को जो इजराइल ने मार दिया, तो उन इजरायली संस्था के खिलाफ, मतलब जो उस पर एक वहां रैली हुई, और उस आयोजित एकजुटता रैली में बोलते हुए लॉयल्टी टू द रेजिडेंट्स ब्लॉक के MP हैं इब्राहिम मौसावी, और उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध कहाँ हैं, और उन्होंने दोहरे वैश्विक मानदंडों की कड़ी आलोचना की और पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ है, मानवाधिकार संस्थाएं कहाँ हैं, इजराइल के खिलाफ उनके प्रतिबंध कहाँ हैं। और उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि कैसे रूस, ईरान और मानवाधिकारों के उल्लंघन का झूठा आरोप झेल रहे देशों के खिलाफ रिकॉर्ड समय में ही हजारों प्रतिबंध लगाए गए, जबकि इजराइल उल्लंघनों और नरसंहार का एक लगातार सिलसिला जारी रखे हुए। और मौसावी ने जोर देकर कहा कि चुप्पी अब चौंकाने वाली नहीं रही, क्योंकि बेरूत अब अपने शहीदों का शोक मना रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जो तथाकथित न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की असलियत को बेनकाब करता है, एक ऐसा समुदाय जिसकी मानवाधिकार संस्थाएं कार्रवाई करने से इनकार करती है। तो हाँ, पत्रकारों को मार दिया गया, 3 इजरायली सैनिकों ने, IDF ने मार दिया उसको लेकर, और बात चिन्हित करके मारा है। ये बड़ी बात है। तो ये यहाँ पर कि यहाँ पत्रकारों तक को मार दिया जा रहा है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई वैश्विक संस्थाएं खामोश है, कोई युद्ध अपराधी, हालांकि युद्ध अपराधी तो घोषित है, लेकिन इन सब पर जो नए सिरे से युद्ध हो रहा है और इसमें जो अपराध हो रहे हैं उस पर कोई नहीं। एक और ईरान के जिस जहाज पर हमला हुआ है अभी कल, उसको लेकर भी ईरान ने कहा है कि इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कहना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध अपराध है। अमेरिका ने उसको नष्ट कर दिया, उस विमान पर एयरपोर्ट पर ही हमला कर दिया, और वो विमान बताया जा रहा है कि भारत आ रहा था, जो यहाँ से सहायता सामग्री, दवाइयां वगैरह ले जाने के लिए, क्योंकि भारत ये मदद ईरान की कर रहा है। तो अब उसमें ईरान ने कहा है कि युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल इन सारे मामलों में, इन सारे मोर्चों पर ईरान कहीं न कहीं बहुत आगे दिखाई पड़ रहा है अमेरिका और इसराइल की तुलना में, जब युद्ध से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, कानूनों की बात हो रही है। लेकिन अमेरिका और इसराइल दोनों ही इस फ्रंट पर बहुत पीछे है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लड़ाई कहां जाती है देखने वाली होगी, दिलचस्प होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरीके से लड़ाई से हाथ खींचने की तैयारी में है, कोशिश में है, वो देखना और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके बाद इसराइल का क्या होगा। तो बने रहिए आप DB लाइव।